Hello students, welcome to Gangotri Parivar. Here we all are gathered to give you review of NEET paper 2021. Here we have expert team introducing Mr. Hariom Tyagi, physics faculty, Mr. Naseem Ahmed, biology faculty, Hello. Pranav Kumar Vats, I teach you chemistry. So basically, we all know that whenever we give any examination, we have a curiosity within us. किस चीज की क्यूरियोसिटी? पेपर कैसा गया है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इस साल के क्वेश्चन से के हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगा पेपर एग्जाम का, इन सारे क्वेश्चंस और इन सारे डाउट्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे गैदर हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। हरिओम सर, जनरली कोई भी हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12 के बाद दें, चाहे जेई या नीट, फिजिक्स एक हर्डल रहता है सारे बच्चों के लिए। जी सर। तो आप इस नीट 2021 के फिजिक्स पेपर को कैसे देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे इनकमिंग स्टूडेंट्स के जो 12th इस साल 12th में है और नेक्स्ट ईयर नीट के पेपर को देने वाले हैं? मुझे इस पेपर को देख के ऐसा लगता है सर कि बच्चा अगर एनसीईआरटी पे फोकस करता है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से याद करके जाता है, रीड करके जाता है और जो फॉर्मूला है उनको अच्छे से याद करके जाता है, डेटा को दिमाग में रख के जाता है, तो इस पेपर को दिमाग में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया जा सकता है इस पेपर को देखते हुए। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ डेफिनेटली सर, बच्चे फिजिक्स को लेके बहुत ज्यादा पैनिक में रहते हैं, लेकिन मैं इस एग्जाम को देखकर ये बोल सकता हूँ कि 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया जा सकता है। 1 घंटे में ऐसा किया जा सकता है। आप क्वेश्चंस को उठाइए, मुझे इसमें 45 क्वेश्चंस करने थे, फिजिक्स में 50 इस बार कुछ अलग पैटर्न हुआ है, 5 ऑप्शनल आए हैं इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है इसमें नीट के पेपर में कि 45 मेरे को क्वेश्चन करने थे, 50 अवेलेबल थे, 5 मेरे को ऑप्शनल थे। तो 45 क्वेश्चंस में से अगर मैं सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो नियर अबाउट 3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनमें मुझे थोड़ा सॉल्विंग थी। अदरवाइज 42 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं डायरेक्ट, अगर याद है मेरे को, मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ। 42 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो मतलब 1 घंटे में बड़े इजीली 180 स्कोर किया जा सकता है अगर बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है, डेटा दिमाग में, थोड़ी सॉल्विंग प्रैक्टिस उसने किया है। दूसरी बात, अगर आप टिपिकल लेवल पे जाना चाहते हैं कि किस टाइप का लेवल था पेपर का, तो जो ज्यादातर टिपिकल टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, जैसे कि रोटेशन मोशन ले लेते हैं, जैसे कि वेव ले लेते हैं, जैसे कि एफएम ले लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें से आप अगर देखेंगे ओनली 1 क्वेश्चन एफएम से आया है, ओनली 1 क्वेश्चन रोटेशन मोशन से आया है। बहुत ही ज्यादा आप ये देखेंगे कि पेपर बनाने वाले ने ये सोचा है कि बच्चों को बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं देना है। 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं जो सबसे आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन आए जो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है, काइनेमेटिक्स से 5 क्वेश्चन आए हैं जो कि आसान टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है 11th में। तो कुल मिला के बहुत ही आसान पेपर था। 12th से नियर अबाउट 62% 12th से आया है, 38% 11th से आया है। अगर ओवरऑल में इसका परसेंटेज निकालूं तो 12th को बहुत आसान माना जाता है। मतलब अगर मैं पूरे फिजिक्स की बात करूं तो 12th वाला पोर्शन आसान होता है, 11th वाला पोर्शन थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और उसमें भी जो टॉपिक्स हैं उनमें से आए नहीं है डिफिकल्ट वालों में से, जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक है, मैकेनिक्स जो मेन पार्ट है, वेव जो मेन पार्ट है। तो ओवरऑल रिव्यू ये है कि बहुत आसान पेपर था, तो बड़े इजीली स्कोर किया जा सकता है। अच्छा, आपने एक बात कहा बीच में, डाटा, आप मेरे बच्चों को थोड़ा स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि डेटा कहने का मतलब क्या कहना है? डेटा कहने से मेरा मतलब है कि आप फॉर्मूले यदि याद करके जाते हैं तो आप बड़े अच्छे से कम समय में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अच्छा, डेटा से मेरा ये मतलब है। डाटा फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों ही के लिए। एक फॉर्मूला होता है, कुछ थोड़े थोड़े क्लू होते हैं क्वेश्चंस में जो नोट करके लिखवाए जाते हैं, स्पेशली सेकंड स्टार या ट्रिपल स्टार करके फैकल्टी लिखाती है, स्पेशली मैं लिखाता हूँ डबल स्टार करके नोट। तो अगर वो नोट्स याद है आपको, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जी सर, आप बताइए बायोलॉजी में कैसा रहा? जी सर, इस बार का पेपर बायोलॉजी का बहुत आसान रहा है। पिछली बार की तरह ही एनसीईआरटी ही मेन इंपॉर्टेंट रही है चीज इस बार भी। जैसे गीता हम बोलते हैं एनसीईआरटी को, हम बाइबल भी बोलते हैं, हम कुरान भी बोलते हैं। तो बच्चे हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका अलग अलग रहता है बच्चों का। तो अभी क्या है, इस बार भी पेपर बहुत आसान लेवल का था और टू द पॉइंट एनसीईआरटी को ही कॉपी एंड पेस्ट किया गया था। लेकिन इस बार ऑप्शनल के वजह से
तो पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ी सी सेक्शन बी से बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस बार जूलॉजी और बॉटनी को 50-50 में डिवाइड कर दिया गया है, सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है, थोड़ा सा एम्स का पैटर्न झलक कर देखने को मिला है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए असर्शन और रीजन जो पिछले 6 सालों में नहीं आए, बट अचानक से हमें इस वाले नीट में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को देखना, ध्यान से देखना चाहिए कि जो पेपर हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को लगा के ही जाना चाहिए। क्योंकि असर्शन रीजन अचानक से आने का क्या मतलब था कि कुछ नया, तो अचानक से उन्होंने नया दे दिया। तो लेकिन सभी बच्चों को मेरे तरफ से एक मैसेज ये है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड लगा के ही जाएं एग्जाम में। असर्शन रीजन आते नहीं थे पिछले वाले में? नहीं सर, पिछले 6 सालों में ये पैटर्न बिल्कुल एंड कर दिया गया था, बट अभी जैसे एम्स मर्ज हुआ और उसके बाद नया पैटर्न देखने को मिल गया है। अदरवाइज ये पैटर्न था नहीं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, अभी दिखाई दिए। तो पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट किया गया और सेक्शन 2 बना दिया गया। हर सेक्शन से पार्ट ए है, पार्ट बी है सेक्शन में, उसमें से 35 क्वेश्चन पूरे करने हैं और एक 15 में से आउट ऑफ 10 करने हैं। तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा के, ताकि बच्चे ऑप्शंस मिल जाएगा तो उसमें से इजी वाला चूज कर लेंगे। तो जिन बच्चों को इजी लगा उन्होंने चूज किया, ठीक है। लेकिन बात करें अब हम ओवरऑल पेपर की मार्क्स कितने आने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इस बार का पेपर इजी रहा, फुल स्कोर कर सकते हैं बच्चे बड़े आसानी से। जो बच्चा एनसीईआरटी पे थोड़ी मेहनत किया होगा बड़े आसानी से, जैसे हम बात करें चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 की सेल साइकिल की, तो अब उसमें देखते हैं 5 क्वेश्चंस बिल्कुल बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए हैं। जैसा डाइकाइनेसिस वाला आपने देखा होगा क्वेश्चंस में बच्चों, उसमें मेटासेंट्रिक वाला आपने देखा होगा बच्चों, उसमें आपने एस फेज वाला क्वेश्चंस आया है वो भी देखा होगा। जीवन वाले क्वेश्चंस आए हैं कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है कि जीवन में इनिशियल वैल्यू ये है, 8 क्रोमोसोम है, तो G2 में क्या होगा। तो हमें पता है कि एस फेज में अमाउंट डबल होता है और लेकिन नंबर सेम रहते हैं। तो जीवन में जो होगा वो एस में होगा और वही चीज G2 में रहेगी, तो रिमेन द सेम रहेगा। तो आंसर 8 ही था। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस बार तो और आसानी से टू द पॉइंट एनसीईआरटी से डाला गया है। तो सर केमिस्ट्री में बताइए सर कैसा रहा? केमिस्ट्री में सर जैसा आपने बताया बायोलॉजी में एज इट इज वैसा ही है। केमिस्ट्री में बेसिकली एनटीए टेस्ट करना चाह रही थी कि बच्चों ने एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली लाइन टू लाइन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, स्पेशली क्लास 12 के एनसीईआरटी की। अगर मैं ओवरऑल कंपोजिशन की बात करूं तो 70% क्वेश्चन क्लास 12th एनसीईआरटी से आए हैं, वो भी एज इट इज एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी काफी डिफिकल्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे इजी क्वेश्चंस आए हैं। बशर्ते आपने हर एक टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो आप इस पेपर को बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जनरली नीट और जेईई के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार मुझे पेपर ऐसा देखने को मिला है जिसके अंदर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया है, उससे रिलेटेड टच ही नहीं किया गया है उससे क्वेश्चंस। SN1 SN2 मैकेनिज्म से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर ईयर कुछ ना कुछ किसी तरह से कनेक्ट करके आता है, लेकिन इस बार SN1 SN2 से भी नहीं आया है। एलिमिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं सर्जेप्स रूल से रिलेटेड, वो भी बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूँ सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन एज इट इज उठा के जी उसको पेपर के अंदर रखा गया है। जी सर, मुझे आपसे सर एक सवाल पूछना है कि थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आप थोड़ा बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स कैसा रहेगा? सर थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट पार्ट तो है, बच्चे क्या टीचर भी इस टॉपिक से डरते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट है, कॉमन है सर, ये कॉमन भी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और लेकिन इस बार एक अच्छी बात है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एक साल, लेकिन इस साल सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थर्मोडायनेमिक्स में। उसमें भी सबसे इजी क्वेश्चन है कि अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो उस केस में एंट्रोपी चेंज और डेल्टा एस चेंज क्या होगा, डेल्टा एस चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबको पता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो डेल्टा यू 0
और अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जब भी होगा उससे एंट्रोपी चेंज होगा ही, तो डेल्टा एस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यही ऑप्शन था क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और मैं श्योर हूँ कि बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से सबसे पहले इस क्वेश्चन को किया होगा। सर मुझे कुछ बायोलॉजी में याद आया सर के बातों से, आपने जब डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया तो, कि जो बायोलॉजी में इस बार के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो 48 आए थे क्लास 11 से, और 52 आए थे क्लास 12 से। और जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को आप देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि बस आपके सामने एनसीईआरटी लिखी हुई है, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ लगेगा ही नहीं। तो जिसने बहुत मेहनत किया हुआ है एनसीईआरटी के ऊपर, वो अच्छा रिजल्ट लाने की पूरी चांसेस है उनके। जी सर, हमें जो हमारे आने वाले बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको क्या गाइड करना चाहिए इस पेपर को देखते हुए? सर, उनसे क्या सर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और जो पेपर अभी तक हम देखते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें सेंटर में रखना चाहिए एनसीईआरटी। ओके। और एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। साथ ही इसके साथ जो आपके फैकल्टी आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, ओके। जहाँ पे फैकल्टी को लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और सप्लीमेंट इन्हें कंटेंट के फॉर्म में देना होगा, वो जो सप्लीमेंट दे रहे हैं वो और एनसीईआरटी, इसे आप पढ़ के जितनी ज्यादा रिवाइज कर सको, दैट विल इनहेंस योर परफॉर्मेंस इन फाइनल एग्जामिनेशन, इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक्चुअली सर इन सारे एग्जाम के अंदर 2 पहलू है, एक तो कंटेंट का एक्यूमुलेशन करना, दूसरा कंटेंट का रिटेंशन करना। दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कंटेंट रिटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंट रिवीजन हो। बच्चे क्या है, स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो उनके अंदर एनर्जी हाई होती है 11th में, वो कई सारी चीजों को पढ़ने लगते हैं, 4-5 बुक पढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे उनसे वो चीजें बैलेंस से बाहर चली जाती है। तो मेरा ये सजेशन है एनसीईआरटी को अपने कोर सेंटर में रख के, कुल मिला के, कि जैसे एक कहावत है कि एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आप एनसीईआरटी को बस 1000 बार ये कहना चाहते हैं। और ये एनटीए पेपर भी कह रहा है सर इस बार कि एनटीए के सारे क्वेश्चंस, जितने भी नीट के क्वेश्चंस हैं, वो एज इट इज उठा के रख दिए हैं एनसीईआरटी से। जिसका मतलब है जिनको एनसीईआरटी पूरा रटा हुआ है, जैसे सर बायोलॉजी में भी बताएंगे, तो वो आराम से 700 क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरे को मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे नेक्स्ट इस बार तो ये कोरोना वाला केस था, लास्ट ईयर भी कोरोना वाला केस था, नेक्स्ट ईयर अगर कोरोना का केस नहीं रहता है तो क्या कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं? जी सर, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जैसे कि एम्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है अब नीट के साथ, और नीट के ही साथ पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी भी जुड़ गई है। ओके। और जितने भी जिपमर की कॉलेज भी है वो इसी के साथ जुड़ गई है। तो डेफिनेटली इतने बड़े बड़े जब एग्जाम्स के होने वाले सेंटर इसी के साथ जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर करेंगे नेक्स्ट ईयर। और इस साल पेपर इसलिए ट्विस्ट उतना नहीं रहा क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन एम्स जैसा बड़ा एग्जाम अगर नीट में मर्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी ट्विस्टिंग वो नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार झलक देखने को मिली है, जैसा कि मैंने बायोलॉजी में बताया आपको। तो इस हिसाब से मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हर साल पेपर के डिफिकल्टी लेवल्स में थोड़ा इंक्रीज होता है। इस बार तो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिला है कि लेवल थोड़ा सा डाउन गया है, लेकिन आने वाले समय में पेपर के अंदर क्वालिटी होगा। लेकिन फिर भी हमारे सेंटर में, हमारे स्टडी के सेंटर में एनसीईआरटी और हमारे इंस्टीट्यूशन के जो सप्लीमेंट्स हैं, फैकल्टी के जो सप्लीमेंट्स हैं कंटेंट के, वो रहने चाहिए। और हम जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकें, जितने फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी को रीड कर सकें, वो हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, तीनों सब्जेक्ट में आपकी बात सही है। फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है एनसीईआरटी से, लेकिन पिछले 2 साल में वो डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में वो डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन मैं ये जरूर सलाह देना चाहूंगा आप सभी को कि एनसीईआरटी डेफिनेटली हमें 3 से 4 बार पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी तो बच्चों को फोकस में अपने रखनी ही चाहिए। इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अगर 650 से मैं ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं तो एनसीईआरटी के बाहर मुझे कुछ ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर जो किताबें हैं वो भी मुझे पढ़नी चाहिए, लेकिन 580 और 600 तक अगर मैं स्कोर करना चाहता हूं तो एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से मुझे फोकस करना चाहिए। ओके, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, हम सबको ये मुझे फील आ रहा है कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं, आपने भी जो भी बताया और आपने भी बताया, मैंने भी जो बताया, वो कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो एनसीईआरटी पे आपने बात करी।
तो बच्चों, डॉक्टर बनना बहुत आसान है, बस आप फोकस के साथ, पूरे मन के साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ें और उससे एक्स्ट्रा नंबर चाहिए आपको, रैंकिंग में आना है, टॉप 100 में आना है, तो अपने फैकल्टी के जो नोट्स होते हैं उनको और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उनको पढ़ें। लेकिन अगर 600 क्रॉस करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं। सर, तो आपने कहा इस बार डॉक्टर बनना आसान है, तो आप बता सकते हैं क्या कट ऑफ में फ्लक्चुएशन होगा इस साल पिछले साल के तुलना में? जी, पिछले साल की तुलना में कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा, आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पेपर के हिसाब से बिल्कुल इस बार भी कट ऑफ वही रहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा इस चीज में, क्योंकि रीजन क्या है कि बच्चे जो इस बार पेपर दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो सफर किए हैं कोरोना के दोनों ईयर्स। इस भी थोड़ा सा उनको इस साल भी नुकसान हुआ पढ़ाई में, पिछले साल भी नुकसान हुआ था पढ़ाई में, कहीं ना कहीं स्कूल बंद रहे। तो जो बच्चे स्कूल पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बिल्कुल जो फोकस वाले होते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके उस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं, बात उनकी बहुत कम इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन वो बच्चे जो स्कूल के ही भरोसे रहते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल लंबे समय के लिए बंद रहा, तो हो सकता है कट ऑफ वहीं रहे, बट इस बार ऑप्शन भी थे और ऑप्शन के वजह से हो सकता है कट ऑफ आसपास में ही रहे, बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर नहीं जाए। आपने बताया भी बायोलॉजी में थोड़ा ट्विस्टेड था। जी बिल्कुल, तो थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। जी, तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन से, हमारे डिस्कशन से जरूर ही कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपने हमें सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।